अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं निकाय चुनाव टलने की खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि चुनाव इस साल नहीं हो पाएंगे। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन रिपोर्ट भेज दी है। परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर आयोग वोटर लिस्ट बनाएगा और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया अगले साल फरवरी तक पूरी हो पाएगी। आपको बताते चले कि इस साल नवंबर में निकाय चुनाव होने थे और 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, लेकिन अब खबर यही मिल रही है कि चुनाव नहीं हो पाएगा। तो परिसीमन रिपोर्ट पर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि अगले साल फरवरी तक ये वोटर लिस्ट जो है वो प्रक्रिया पूरी होगी, तो वक्त लगेगा और इसीलिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव टला है। तो बताया जा रहा है कि इस साल निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे। उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अगले साल निकाय चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। और देहरादून ले चलते सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, जरा बताइएगा, क्योंकि जो निकाय चुनाव है वो टल गए हैं, इसके पीछे क्या क्या मुख्य वजह बताई जा रही है? देखिए चांदनी, आमतौर पर जब निकायों का कार्यकाल समाप्त होता है, जैसा कि उत्तराखंड में 2 दिसंबर को निकायों का चुनाव जो कार्यकाल है वो संपन्न हो रहा है, इससे 15 दिन पहले या फिर इससे 15 दिन बाद 15 दिन के बाद तक आप इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में इस बीच जो करीब 103 के आसपास यहाँ पर नगर निकाय हैं, नगर निगम है और नगर पंचायतें हैं। कई नगर निगमों का, कई निकायों का, कई जो नगर पंचायतें हैं उनका इस बार विस्तार हुआ है बीते सालों में। यही कारण रहा कि इनके परिसीमन में लगातार देरी होती रही और जब तक परिसीमन नहीं हो पाएगा, जब तक किसी निकाय की, किसी नगर निगम की सीमाएं स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, तब तक वहां पर वोटर लिस्ट का काम शुरू नहीं हो सकता। यही कारण है कि इसमें लगातार देरी होती रही। शासन ने अब जाकर राज्य निर्वाचन आयोग को निकायों की जो परिसीमन रिपोर्ट है वो राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी है और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अब वोटर लिस्ट बनाने का जो नोटिफिकेशन है, जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। 2 नवंबर से राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। घर घर जाकर इसका सर्वे होगा, जो तमाम कार्मिक है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पूरे प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने का समय लगेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है वोटर लिस्ट बनाने का, वो ये बताता है कि 2 फरवरी को वोटरों की अंतिम लिस्ट, अंतिम सूची जारी होगी। यानी कि 2 दिसंबर को उत्तराखंड में निकायों का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था वो अब 2 दिसंबर के बाद यानी कि 3 दिसंबर के बाद अब निकाय प्रशासकों के हवाले हो जाएंगे और जो चुनाव हैं कम से कम 2 फरवरी तक, अगले साल 2 फरवरी तक निकाय चुनाव उत्तराखंड में नहीं हो सकते। जब 2 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी, उस समय आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव की जो अधिसूचना है, जो आचार संहिता है, वो भी बहुत संभव है कि वो तब तक जारी हो चुकी होगी। तो यानी कि जो निकाय चुनाव उत्तराखंड में नवंबर में हो जाने चाहिए थे, वो अगले साल तक के लिए फिलहाल लटक गए हैं। जी। लेकिन सुनील, सवाल इसमें यह है कि जो वोटर लिस्ट प्रक्रिया बताया जा रहा है कि जो फरवरी में पूरा हो जाएगा, क्या इस 3 महीने में इस पूरी प्रक्रिया को कर लिया जाएगा तैयार ताकि चुनाव हो सके, निकाय चुनाव हो सके? बिल्कुल चांदनी, इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं कि आपको कार्मिक इसमें नियुक्त करने पड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि किस तरह से वो वोटर लिस्ट बनाएंगे। फिर वो जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे, वो डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक घर पर जाएंगे, वहां पर वोटर लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद वोटर लिस्ट जब तैयार हो जाती है तो फिर इसका पब्लिकेशन होता है। इसमें लोगों के जो दावे हैं, जो आपत्तियां हैं वो मांगी जाती है और इनका फिर निस्तारण करने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वोटर लिस्ट का, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 2 फरवरी 2024 को, यानी कि अगले साल 2 फरवरी को वोटर लिस्ट फाइनल तौर पर तैयार हो जाएगी। वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल हम मान सकते हैं कि जो कार्यकाल 2 दिसंबर को संपन्न हो रहा है, 2 दिसंबर को नए निकायों में नई, बिल्कुल सुनील, और यही उम्मीद की जा रही है कि जब वोटर लिस्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो आगे निकाय चुनाव कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं, चेन्नई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो का आयोजन किया गया है और इस दौरान हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी समेत सेक्टर में 10,151 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम धावी ने निवेशकों को देहरादून समिट में आने का न्योता भी दिया और सीएम ने कहा है कि तमिलनाडु और उत्तराखंड के बीच संबंध है और इस संगमम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान सत्यपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। जो एमओयू साइन किए गए हैं उनमें पिथौरागढ़ में हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के लिए 100 करोड़ का करार हुआ है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स सेक्टर में जुलाई वेंचर्स के साथ 1000 करोड़ का करार हुआ है। हेलीपोर्ट्स एंड द
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में रिफेक्स ग्रुप के साथ 500 करोड़ का करार हुआ है। स्किल यूनिवर्सिटी अरोमा पार्क सेक्टर में 250 करोड़ का यह करार किया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए एसआरएम ग्रुप के साथ 600 करोड़ का करार हुआ है। वहीं की शड़ा ग्रुप उत्तराखंड में 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा, इसके लिए 1000 करोड़ का करार हुआ है। सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ 1000 करोड़ तो अपोलो हॉस्पिटल के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग वहाँ आएंगे, वहाँ के लोग यहाँ जाएंगे। ये हमारा एक परस्पर आदान प्रदान भी होगा। अच्छा जो है एक एटमॉस्फेयर बनेगा लोगों के लिए, एक निवेश का भी। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना है कि पूरी दुनिया के लोग आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना उद्योग लगाने के लिए, काम के लिए आज भारत आ रहे हैं। क्योंकि अब आने वाले जो साल हैं, आने वाला जो अमृत काल है, आने वाले 25 साल हैं, वो पूरी दुनिया भारत को भविष्य के रूप में देख रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले 3 दिन उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। आज निर्मला सीतारमण देहरादून पहुंचेंगी और आज देहरादून में ही रहेंगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को देहरादून से सीतारमण आपको बताते चले केदारनाथ जाएंगे। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन का कार्यक्रम है और कल बद्रीनाथ धाम में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिवार समेत रात्रि विश्राम करेंगे। 29 अक्टूबर को सुबह बद्री विशाल के दर्शन के बाद माड़ा गांव जाने का कार्यक्रम है और फिर 29 अक्टूबर को देहरादून और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देहरादून पहुंच चुके हैं। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी ने राजभवन पहुंचने पर उनका स्वागत किया, जहां उनके सम्मान में संस्कृति विभाग के कलाकारों ने सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुति दी है। आईटीबीपी के कलाकारों ने भी अपने गायन और बांसुरी वादन की सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही बोनसाई गार्डन नक्षत्र वाटिका का भी भ्रमण किया। चमोली से खबर मिल रही है, जहां पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बद्रीनाथ धाम आएंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रशासन ने उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तारीख पे तारीख मिलने के बाद अब पिथौरागढ़ से हवाई सेवा को लेकर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर से हवाई सेवा शुरू करने के दावे किए गए, लेकिन अब अक्टूबर भी जाने को है। लेकिन हवाई सेवा के नाम पर पिथौरागढ़ वाले भी फिर ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च 2020 से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा को शुरू करने के लिए पिछले 3 सालों में दर्जनों दावे किए गए, लेकिन दावों की जो झड़ी इस साल देखने को मिली वो ऐसा कम ही होता था। इस साल मई से लेकर सितंबर तक एक नहीं बल्कि कई दर्जन बार तारीखों का ऐलान हुआ। लोग बेसब्री से दावों को हकीकत में बदलने का इंतजार करते रहे, लेकिन ये दावे पूरी तरह हवाई साबित हो चुके हैं। पिथौरागढ़ की जनता है बहुत बार ठगी जा चुकी है। अब हम इनकी से जो आजकल चल रही कारों में कैसे विश्वास कर लें, जैसे कि दूध का जला मट्ठे को भी फूक फूक कर पीता है। तो जब तक धरातल पर एयरपोर्ट नहीं आ जाते, जहाँ से यातायात सुलभ नहीं हो जाता है, तब तक पिथौरागढ़ वासी कोई इस पर भरोसा नहीं करेंगे। डीजीसीए ने नैनीसैनी एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी कर दिया है और उसके बाद फ्लाई बिग एयरलाइंस को पिथौरागढ़ से प्लेन उड़ाने का जिम्मा भी दिया गया। यही नहीं, एयरपोर्ट के दर्जनों टेक्निकल इश्यूज को भी दूर किया गया। साथ ही साथ फ्लाई बिग एयरलाइंस का 20 सीटर प्लेन 7 समंदर पार कर देहरादून तक लाया गया। फिर दावा किया गया कि 25 सितंबर से हवाई सेवा हर हाल में शुरू होगी, लेकिन महीना गुजरने को है, नतीजा सिफर ही है। यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी की बैठक ये सब जो है बीच बीच में चलती रहती है। तो हमारी पूरी तैयारी है। एटीसी टावर भी हमारा ओके हो गया है और अब जो है ये यूकाडा और जो है फ्लाई विंग जो कंपनी है, इसके बीच में जो है एक एमओयू का साइन होना है। अब उसी के पश्चात जो है ये कभी भी शुरू हो सकता है। 25 सितंबर की तारीख गुजरने पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया था।
लेकिन पीएम के दौरे के हफ्तों बाद भी हवाई सेवा का कोई अता पता नहीं है। हवाई सेवा के नाम पर जितना धोखा पिथौरागढ़ के साथ हो चुका है, उससे लाखों लोगों का सिर्फ भरोसा ही टूटा है। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राज्य में हुए उद्यान विभाग घोटाले पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। राज्य में हुए करोड़ों के इस घोटाले में नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी में कई अधिकारियों की गर्दन नप सकती है और इसके साथ ही उत्तरकाशी की अनिका ट्रेडर्स और कश्मीर की बरकत एग्रो फर्म की गड़बड़ियों की भी जांच होगी। पौधे खरीद के नाम पर राज्य में बड़ा घोटाला किया गया है, जिसकी जनहित याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई है। हालांकि सरकार ने कोर्ट के सामने एसआईटी जांच की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की मांग खारिज कर दी है। और इससे पहले कॉर्बेट टाइगर सफारी घोटाले में भी हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और ये लगातार दूसरा मामला है जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच होने जा रही है। सीबीआई ने दस्तावेज एग्जामिन करे और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है, जिसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद सीबीआई से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करे। उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच होगी और इस कांग्रेस और बीजेपी ने सही कदम बताया है। पुरोला में सेब के पौधों की शिकायत करने वाले विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा है कि पहले सीएम ने डायरेक्टर को सस्पेंड किया और सीबीआई जांच के बाद उसका जेल जाना तय है। वहीं कांग्रेस नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सही फैसला बताया है। आप देख रहे होंगे बागवानी क्षेत्र में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला था। जो उद्यान डायरेक्टर था ववेजा के राज में, उसको आज हाईकोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने भी ये मान लिया है। एक किसी काम करने के लिए आपका पहला कदम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उठाया, उनको सबसे पहले निलंबित किया और निलंबन के बाद उस पर जांच बिठाई। मैं न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए और जो उद्यानपति हैं उनको आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी घोटाले पर घोटाले सरकार करती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये उचित निर्णय है और अगर सीबीआई जांच हो रही है और सीबीआई सही तरीके से जांच करेगी तो इसमें सफेद पोश भी आएंगे। जेल में कैदी अपने गुनाहों की सजा काटकर फिर से अपराध जगत में ना जाएं और इसके लिए जेल प्रशासन कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ रहा है और इनको जेल में ही ट्रेनिंग दी जा रही है। जिनके हाथों से बने ब्रांडेड कपड़े अब बड़े शोरूम में दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के साथ काम कर रहे ये सभी जेल में अपने अपराधों की सजा काट रहे हैं, जिन्हें अब जेल प्रशासन द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है। ये कैदी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़ों की सिलाई का काम कर रहे हैं और जेल से हुनरमंद होकर बाहर निकलेंगे, जिससे अब कैदी भी बाहर की दुनिया में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। यहाँ पे तो सब अभी काफ़ी बंदे नए हैं, काफ़ी कुछ पुराने हैं। जो पुराने हैं उनका तो सही चल रहा है, नए वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है, सीख रहे हैं। काफ़ी अच्छा हो गया सर, मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुआ लगभग, लेकिन काफ़ी काम अच्छा हो रहा है सर। यहाँ से जो भी बंदा जाएगा, कुछ काम जिसको जानकारी रहेगी तो अपना काम कर सकते हैं। या जेल से जाने के बाद पता है लोग थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं। कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए देहरादून की सुद्धोवाला जेल प्रशासन ने अनूठी पहल की है। इसके तहत 28 कैदियों को सिलाई के कार्य में दक्ष किया जा रहा है। इसके लिए सेलाकोई की एक कंपनी के साथ MOU किया गया है, जिसके तहत कैदी ऑर्डर पर कपड़े तैयार कर रहे हैं। कंपनी ने ही कैदियों के लिए 30 सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराई है। साथ ही एक ट्रेनर भी दिया है जो कैदियों को ट्रेन कर रहा है। साथ ही एक कैदी को प्रति माह 4000 रुपए भी मिलेंगे। अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। ये पीस
बन करके हमारी फैक्ट्री जाएगा, हमारी फैक्ट्री से फिनिश हो करके ये बायर को जाएगा। उसके बाद ये शोरूमों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर ये पब्लिक। कौन सी कंपनी? ये एक अभिनव प्रयोग है। वो कैदी जो समाज में रहने लायक नहीं माने गए हैं, वो आज उत्पादक और श्रम में लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं फैक्ट्री का लुक आ रहा है। तो मॉनिटरी पॉइंट तो बाद में है, पहले ये है कि आज ये समाज में पुनर्स्थापित होने के लिए तैयार हो रहा है। ये शायद हमारी सबसे बड़ी जीत है। इसके लिए सिद्धोवाला जेल के अंदर खाली पड़ी जगह पर वर्कशॉप तैयार की गई है। कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वो व्यवसाय शुरू कर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रुड़की के बेलड़ा गांव के पास आपको बता दें, एक बंद ढाबे में सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस का कहना है कि शव काफी दिन पुराना है। चक्राता में पुलिस ने हिमाचल से लाई जा रही प्रतिबंधित बजरी से भरे 4 डंपर को सीज किया है और 5 डंपर का चालान काटा है। हरिद्वार में बीजेपी जिला दफ्तर पहुंचे हैं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक की और सरकार की नीतियों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से जुड़े दल सक्रिय हो गए। अल्मोड़ा में कांग्रेस से जुड़ी महिला सेवा दल ने कहा है कि 28 अक्टूबर को सेवा दल सम्मेलन का आयोजन होगा। बागेश्वर के बद्री दत्त पांडे कैंपस में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर एनएसयूआई ने आक्रोश जताते हुए कैंपस में तालाबंदी की और विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। टिहरी में टीन शेड में कई गरीब परिवार रहते हैं, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नैनीताल में 35 सूत्री मांगों को लेकर आज के शिक्षक संघ ने धरना दिया है। शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास जलाशयों में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार यहां पक्षी कुछ दिनों की देरी से पहुंचे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ने अमृत कलश की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में द गंगा फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मोटे अनाज, हरकरघा उत्पाद और गढ़वाल व्यंजनों की धूम देखने को मिलेगी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।